हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है टर्मिनोमिक्स की, उसके लेक्चर नंबर 25 में। इसमें दोस्तों आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से लगभग हर साल एक या दो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। 2024 को लेकर के हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज इसमें आरबीआई के बारे में हम विस्तृत विश्लेषण भी करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम पिछले 15-20 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण भी करते हैं जो आए हुए हैं, तो दोनों चीजों को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। यानी कि पहले आरबीआई के बारे में सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके प्रश्नों के बारे में भी जो आए हुए प्रश्न हैं उनका पूरा विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीआई के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, तो आरबीआई के संदर्भ में सबसे पहली बात तो यह है कि आरबीआई का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताई थी कि 1929 में हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था, ठीक है ना। तो हम यहां पर देख सकते हैं, तो पिछली क्लास में अगर ध्यान हो तो आरबीआई 1929 में एक कमेटी बनी थी, याद हो तो हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है ना, हिल्टन यंग कमेटी। और इसने एक सिफारिश की थी कि भारत में मुद्रा एवं साख के विनियमन के लिए एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और इसकी सिफारिश पर ही आरबीआई एक्ट 1934 बनाया गया था। क्या बनाया गया था? आरबीआई एक्ट 1934 बनाया गया, पास किया गया। और इसी के आधार पर 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। ये मैं पिछली क्लास में दोस्तों आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए मैं हल्के से अंदाज में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1949 में इस आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हो गया था। यानी कि पहले ये राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो निजी क्षेत्र का बैंक था और बाद में इसको सरकारी बैंक में बदल दिया गया 1949 में। ओके दोस्तों, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि ये गठन हुआ था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि यह गठन क्यों किया गया? ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। मुख्य उद्देश्य था आपका बाजार में मुद्रा एवं साख का विनियमन करना। ओके एवरीबॉडी, तो मुद्रा एवं साख का विनियमन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसी के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसी के संदर्भ में अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई का गठन तो हो गया, उसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हैं, उसको और हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और यहां ध्यान रखना, इसके कार्यों से ही सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, ये देखेंगे। तो आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, आरबीआई के जो कार्य हैं वो 3 श्रेणियों में हमने विभाजित किए हैं: वित्तीय कार्य, विकास संबंधी कार्य और वैदेशिक कार्य। ध्यान रखना, यानी कि इसके कुछ कार्य होते हैं जो वित्त के संबंध में होते हैं, दूसरा कार्य होता है विकास के संदर्भ में, तीसरा काम होता है वैदेशिक संदर्भ में, ठीक है ना। लेकिन इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो मैंने अभी आपको बताया था, बाजार में ये उसका मुख्य कार्य है
मुद्रा एवं साख का विनियमन करना। जिन दोस्तों को नहीं पता कि मुद्रा एवं साख क्या होती है, वो मेरी पिछली क्लास जरूर देख लें। ध्यान रखना दोस्तों, मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, और मैंने इस सीरीज का नाम ही रखा है टर्मिनोमिक्स, यानी कि टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। तो एक एक शब्द का बहुत ही बड़ा महत्व है। मुद्रा मतलब जो विनिमय का माध्यम होती है, यानी कि पैसा, यानी कि नकदी कह सकते हैं। और साख यानी कि बाजार में हमारी गुडविल, हमारी छवि, हमारी हैसियत, हमारी एक स्थिति, जिसके बिहाफ पर बाजार से हम बिना किसी व्यवस्था के भी, बिना किसी कुछ भी गिरवी रखे पैसे का लेन देन कर सकते हैं, वो हमारी साख होती है। ठीक है ना? तो उस संदर्भ में भी आपके पैसे का लेन देन होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को गिरवी रख करके ही आप पैसा उधार लेकर के आए। कभी कभी आपका केवल नाम ही काफी होता है और बाजार से आपको पैसा उधार मिल जाता है। तो जितना बड़ा नाम उतना ज्यादा पैसे का लेन देन। तो इससे भी आपके लेन देन का प्रभाव पड़ता है बाजार में। इसीलिए मुद्रा एवं साख का विनियमन इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना? बाकी वित्तीय कार्य हैं, विकास संबंधी कार्य हैं और वैदेशिक कार्य हैं। इनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। ध्यान रखना। तो मैं यहां पर आपको एक चार्ट बना रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। आरबीआई के कार्य ए, बी और सी। यहां पर हम बात कर रहे हैं वित्तीय कार्यों की। ठीक है ना? दूसरा हम बात करेंगे विकास संबंधी कार्यों के बारे में, और तीसरा वैदेशिक कार्यों के बारे में कि विदेश के स्तर पर यह क्या कार्य करता है, वैदेशिक कार्य। ठीक है ना? ओके एवरीबॉडी। वैदेशिक कार्य, विश्व के स्तर पर वो क्या कार्य करता है। तो यहां पर हम देखें तो आसानी से ध्यान रखना, इन पॉइंट के फॉर्म में इनको याद कर लीजिए, आसानी से चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है ना? और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जितना करा रहा हूं उतना कर जाइए, गारंटी है कि आपके क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे। इस क्लास को अगर आप लोगों ने कर लिया, जो मैं करा रहा हूं टर्मिनोमिक्स की पूरी सीरीज, इकोनॉमी का लगभग 80 to 90% क्वेश्चन यूपीएससी में आपको मिल जाने हैं। ये ध्यान रखिएगा। बस केवल करंट में जो अपडेट हो रहा है उसको और ध्यान रखना है। उसकी भी क्लास बाद में कराएंगे। पहले इसको कर लीजिए। इसका जो इतना भी पोर्शन है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। कहीं भी पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन इस क्लास की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक है ना? तो इसमें देखा जाए तो इसका पहला कार्य क्या है? इसका पहला कार्य है कि यह बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक, यानी कि यह क्या करता है? बैंकों को उधार देता है। ध्यान रखना, बैंकों के पैसे को जमा करता है और बैंकों को वित्त संबंधी कुछ सुझाव भी देता है, इसलिए बैंकों का बैंक है। दूसरा, यह सरकार का बैंक है, यानी सरकार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो यहीं से पैसा उधार लेती है, सरकार को भी पैसा देता है ये। ठीक। तीसरा, यह नोट जारी करता है। नोट जारी करना, ध्यान रखना, सिक्के जारी नहीं करता। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पता हो, मैंने आपको बताया था, जब मुद्रा पढ़ा रहा था तो मैंने डिटेल में बता दिया था किस आधार पर, किन किन चीजों के आधार पर करता है। तो नोट जारी करता है, उसमें आपका पहले क्या था, एक न्यूनतम कंसेप्ट था कि न्यूनतम आपको सोना या कुछ भी रखना पड़ता था। तो वही कंसेप्ट है कि आपको इसमें 200 करोड़ रुपए की संपत्ति आपको रखनी पड़ती है, जिसमें सोना भी होगा 115 करोड़ का, बाकी 85 करोड़ की विदेशी और घर की घरेलू प्रतिभूतियां शामिल होंगी। ठीक है ना? नोट जारी करता है, उसके आधार पर ये आपके क्या होता है, नोट जारी किए जाते हैं। और चौथा काम करता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति यानी जिसके माध्यम से वह बाजार में मुद्रा एवं साख का विनियमन करता है। तो बैंकों का बैंक है, बैंकों को उधार देता है, बैंकों का पैसा जमा करता है,
सोचिएगा, उनको सलाह देता है, सरकार को पैसा उधार देता है, उनकी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है, नोट जारी करता है, सोने, विदेशी प्रतिभूतियां और अन्य चीजों के बेहाव पर जारी करता है, ठीक ना, और आपके मौद्रिक नीति को जारी करता है। क्लियर हो गया? तो ये 4 पॉइंट इसके हैं। यहीं पर दूसरा पॉइंट देखेंगे तो विकास संबंधी कार्य क्या है? विकास संबंधी दोस्तों कार्य है कि यह क्या क्या करता है विकास के स्तर पर? विकास बैंकों का गठन करता है। विकास बैंकों का गठन। और जिन लोगों को विकास बैंक क्या होते हैं इनकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी कोई भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिए। मैंने विकास बैंक क्या होते हैं यह भी मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, पिछली क्लास में। बैंकों के जितने प्रकार हो सकते हैं सभी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। बैंकों का विकास बैंकों का गठन करता है। दूसरा क्या काम करता है? दूसरा यह काम करता है कि बैंकों का विनियमन करता है, यानी कि उनको मैनेज करता है कि कहीं कोई वो गड़बड़ ना करें। बैंकों का विनियमन करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का निर्धारण करता है। सोचिएगा, पीएसएल का निर्धारण करता है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र उधारी, यानी बैंकों को यह निर्देश देता है कि आपको कुल ऋण का एक निश्चित अनुपात इन क्षेत्रों में उधार देना होगा। प्राथमिक क्षेत्र उधारी, यह भी मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आरबीआई ये निश्चित ना करे तो सोचिए कोई बैंक हमारे जरूरी क्षेत्रों को पैसा उधार नहीं देगा, जिसमें कृषि है, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, शिक्षा लोन है, होम लोन है, इस तरह के जितने भी लोन आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और पता है पीएसएल कितना है वर्तमान में? ये भी मैंने बताया हुआ था पिछली क्लास में, 40% है। यानी कि बैंक अगर 100 रुपए का लोन देते हैं तो 40 रुपया इन क्षेत्रों में उधार देना पड़ेगा जो आरबीआई ने निर्धारित कर रखा है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? ठीक। और उसके बाद आ जाइए कि वैदेशिक स्तर पर इसे क्या कार्य क्या है, ध्यान रखना। वैदेशिक स्तर पर इसको जो कार्य हैं वो ध्यान रखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, यह विश्व बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का क्या है? ये प्रतिनिधि है, ठीक। दूसरा काम क्या करता है? विदेशी मुद्रा भंडार का विनियमन करता है, मैनेज करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। तीसरा, विनिमय दर का प्रबंधन करता है, यानी कि जिस रेट पर आपकी विदेशी मुद्रा खरीदी और बेची जाती है, विनिमय दर, उसका प्रबंधन करता है, ठीक। चौथा, मुद्रा की परिवर्तनीयता को देखता है। मुद्रा की परिवर्तनीयता, मुद्रा की परिवर्तनीयता बोले तो कितनी मुद्रा आप बदल सकते हैं। अपनी घरेलू मुद्रा में विदेशी मुद्रा को कितना बदल सकते हैं, या विदेशी मुद्रा में घरेलू मुद्रा को कितना बदल सकते हैं, कितनी क्वांटिटी, ये किस रेट पर बदला जाएगा वो भी ये तय करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन ये करता है। विश्व बैंक में, आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। टोटल मैंने आपको लगभग 4 और 4, 8 और 3, 11 पॉइंट बताए हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी में। आसानी से इनको याद कर लीजिए, इससे बेहतर तरीके से आपको और याद करने का तरीका नहीं मिल सकता। आराम से इनको याद कर लीजिए, अब कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना है। इसी से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं प्रीवियस ईयर के लेकर के, कभी भी ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? आरबीआई के कार्य, आरबीआई का गठन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। इनको इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ये है, इसको ध्यान रखिएगा।
जीएस फाउंडेशन P2I बैच, लॉन्ग टर्म आपका जो P2I बैच है 2025 के लिए, कब के लिए? 2025 के लिए आपका जो लॉन्ग टर्म P2I बैच है, उसको आपका हिंदी का बैच 14 दिसंबर से शाम को 6 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, 14 दिसंबर से शाम को 6 बजे 5वां बैच है। इंग्लिश का 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे। इंग्लिश का 30 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे। ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, बैच अभी स्टार्ट हो चुका है मंडे से ही, ध्यान रखना, कल से स्टार्ट हो चुका है ये सारे बैचेस। ये आपका नया बैच स्टार्ट होगा शाम को 6 बजे। बाकी ये दोनों बैच मॉर्निंग के हैं और इनके लिए फीस केवल आपकी रखी गई है 24,999 रुपए। ठीक, इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट मिलेगा, यानी कि 13 महीने का फाउंडेशन कोर्स, सोचना, एडवांस कोर्स जिसे कहते हैं, पूरा फाउंडेशन, फिर आपके 5 से 6 महीने P2I, सॉरी SIP, सक्सेस एंड प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए अलग क्लास, उसी में आपको टेस्ट सीरीज, आपको आंसर राइटिंग, आपको डेली प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे। सोचिएगा, ये सब कुछ आपको इतने मिलेगा, पूरा लगभग 1.5 से 2 साल का कोर्स है पूरा का पूरा। सोचिएगा, पूरा कंप्लीट 2025 के लास्ट तक आपका कंप्लीट चलाएगा। 2026 में जब इंटरव्यू होगा तब तक के लिए है ये, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। और जो लोग 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, 2024 में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज 5, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो टेस्ट सीरीज है ये 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, आप कभी भी दे सकते हैं इसको पूरे दिन में। इसमें लगभग 100 से ज्यादा टेस्ट हैं, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 16 एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, ठीक है ना, 75 आपके सब्जेक्ट वाले टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज 75 टेस्ट, और लगभग 8 जीएस के, 8 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो 100 से ज्यादा आपके टेस्ट बन रहे हैं। सोचिए, जिनमें लगभग 6,500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी। सारे टेस्ट का आपको डिस्कशन मिलेगा, सोचिएगा, ऑनलाइन, सॉरी, आपका ऑनलाइन डिस्कशन मिलेगा, और सी सेट के आपके अलग से टेस्ट हो ही रहे हैं, सोचिए। और इसकी जो फीस रखी गई है केवल 3,999 रुपए, 4,000 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। और लेकिन बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, इतने रुपए में आपको टेस्ट सीरीज तभी मिलेगी जब आप MK लाइव कोड का यूज करेंगे, ध्यान रखना। MK लाइव कोड 4,000 रुपए में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर है? ठीक। और इसके बाद, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कोई डाउट है, कोई चीज है, तो आप लोग ये कोड जहां पर भी यूज करना है कर सकते हैं। स्टडी IQ का कुछ भी परचेज करने के लिए, बुक परचेज करना है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, प्री का बैच परचेज करना है, या फाउंडेशन कोर्स परचेज करना है, कहीं पर भी कर सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास की PDF टाइम टू टाइम आपको मिल जाए जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। और साथ के साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का मटेरियल और अन्य मटेरियल भी आपको मिल सकते हैं, उसमें मिलते रहते हैं, ध्यान रखना। और ये टेलीग्राम का बार कोड है, इसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, क्लियर, ध्यान रखना। अब बात करते हैं RBI की मौद्रिक नीति के बारे में, जो इसकी मुख्य पॉलिसी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। RBI की मौद्रिक नीति के अंतर्गत दोस्तों 3 चीजें आएंगी। एक, RBI की मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, RBI की मौद्रिक नीति के उपाय क्या क्या हैं, और RBI की मौद्रिक नीति समिति, इसका कंसेप्ट क्या है, ये क्या चीज है मौद्रिक नीति समिति। तो 3 चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये तीनों चीजें आपको सिस्टमैटिक तरीके से पता होना चाहिए। ओके, तो RBI की मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, कौन बताएगा? एवरीबॉडी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है जो मैंने बार बार बता रहा हूं, बाजार में मुद्रा एवं साख का विनियमन करना, बाजार में मुद्रा एवं साख का विनियमन करना,
ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य है, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा उद्देश्य और भी हो सकता है इसके अलावा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका दूसरा उद्देश्य है बाजार में मुद्रास्फीति या मंदी। सोचिएगा, इसको कहते हैं महंगाई या मंदी का क्या करना, नियंत्रण करना। इसका कि मंदी भी ना आ पाए और महंगाई भी बहुत ज्यादा ना बढ़े। सोचिएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बनाए रखना, रोजगार गतिविधियों को बनाए रखना, समझिएगा, इसीलिए महंगाई और मंदी दोनों को कंट्रोल करना। ठीक। तीसरा हम कह सकते हैं बेरोजगारी को नियंत्रित करना। बोले कि यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब अर्थव्यवस्था में विकास होगा तो समझ लीजिए बेरोजगारी ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी, लेकिन विकास नहीं होगा तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा। समझिएगा, आप कहोगे कि सर विकास के लिए चाहिए पैसा। पैसा कौन देगा? आरबीआई। आरबीआई पैसा बाजार में डालेगा, बैंक लेंगे, बैंक हमको उधार देंगे, इंडस्ट्रीज को उधार देंगे, सारी चीजों को उधार देंगे, और वहां से आपकी गतिविधियां बढ़ेंगी। उस पैसे का उत्पादन होगा, उस पैसे से हम बाजार में चीजों खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक कंसेप्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें इसी से कंट्रोल होती हैं। ठीक है ना, ये इसके उद्देश्य हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? जो मुद्रास्फीति है, ध्यान रखना, मुद्रास्फीति का स्तर कितना बनाए रखना है? मुद्रास्फीति का स्तर 4% के लगभग बनाए रखना है, यानी कि महंगाई 4% के आसपास निश्चित करके रखना है। ध्यान रखना, लगभग 4% आपकी मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। 1 2 3 4 इनको याद कर लीजिए। मुद्रा एवं साख का विनियमन करना, पहला पॉइंट। मुद्रास्फीति या मंदी को नियंत्रित करना। तीसरा, मुद्रास्फीति को 4% के आसपास बनाए रखना। चौथा, बेरोजगारी को नियंत्रित करना, यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना। ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अब बात आती है कि मौद्रिक नीति में होता क्या क्या है, कौन जारी करता है, या मुद्रा नीति में क्या क्या होता है। इसको मैं पहले बता देता हूं कि मुद्रा नीति को जारी कौन करता है। करता तो आपको आरबीआई ही है, लेकिन उसमें कुछ चीजें और समझ लीजिएगा, वो मैं बता देता हूं। मौद्रिक नीति को जारी कौन करता है, ध्यान रखना। इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट है, वो उसको समझ लीजिएगा। 2016 से पहले आरबीआई ही जारी करता था इसको, आरबीआई ही डिसाइड करता था, वही इसको जारी करता था। 2016 से पूर्व इसे कौन जारी करता था? आरबीआई ही निर्धारित करता था, और वही इसको जारी भी करता था। लेकिन यहीं पर ध्यान रखना, 2016 से एक कमेटी बनाई गई जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। से मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ और यही अब जारी करती है। सोचना, इसमें क्या क्या होता है। मौद्रिक नीति समिति, दोस्तों ध्यान रखना, 2016 में गठित की गई। इसमें 6 सदस्य होते हैं, इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, और जो 3 सदस्य होते हैं वो सरकार के होते हैं। यानी कि सरकार के सदस्य और आरबीआई के सदस्य मिलकर के तय करते हैं कि हमें मौद्रिक नीति को कैसे बनाए रखना है, क्या करना है। दूसरा, यह 2 महीने में कम से कम एक बार होती है, 2 माह में एक बार कम से कम जारी की जाएगी। यह समिति बैठक करेगी और मौद्रिक नीति को जारी करेगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यह कंसेप्ट है। 2 माह में एक बार मीटिंग होनी ही होनी है, और लगभग, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 वर्ष में
कम से कम, ध्यान रखना, 2 बार मौद्रिक नीति जारी की जाएगी। यानी कि हर 6 माह पर कम से कम 1 बार, ध्यान रखना, कम से कम 6 माह में 1 बार और साल में कम से कम 2 बार मौद्रिक नीति जारी होगी। इनकी 2 बार महीने में, हर 2 महीने पर मीटिंग होगी। 6 सदस्य होते हैं, ये मीटिंग करेंगे, फिर अपना डिसाइड करेंगे क्या क्या होता है। क्लियर है? अब बात आते हैं इसके बाद में कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता क्या क्या है। ध्यान रखना, आरबीआई की मौद्रिक नीति जो होती है दोस्तों, ये रहे, उसमें 2 तरह के उपाय किए जाते हैं, एक गुणात्मक उपाय और एक परिमाणात्मक उपाय। बहुत सिंपल सा है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। ठीक, ये होते क्या है, इसको बताने से पहले मौद्रिक नीति का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाह रहा हूं। मैं 2 चीजें आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं इसको डिस्कस कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। एक चीज समझिएगा, एक तरफ है महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई या हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति, ठीक, और दूसरी तरफ है मंदी या अपस्फीति कहते हैं इसको, ठीक। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति या महंगाई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण पैसा भी होता है। कई सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण आपका पैसा भी होता है। महंगाई क्यों होती है, सोचिएगा, कीमतें क्यों बढ़ती हैं, तो कई कारणों में से एक कारण है क्योंकि इसकी मांग बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है, उसके एक कारण, सोचिएगा, मांग बढ़ने के कारण आपकी महंगाई बढ़ती है किसी भी चीज की, ठीक। अब मांग क्यों बढ़ती है, उसके भी कई सारे कारण हैं। जनसंख्या भी बढ़ सकती है, आपकी नौकरी भी लग सकती है, आपके पास कोई पैसा गिफ्ट दे दे तो उसकी वजह से हो सकती है, या आपको बाजार से सस्ता ऋण मिल जाए। तो सोचिए, मांग बढ़ने का कारण क्या होता है, मांग बढ़ने का कारण होता है आपकी पैसे की आपूर्ति, धन की आपूर्ति का बढ़ना। धन आपूर्ति में वृद्धि हो जाए। सोचिएगा, अगर यह बढ़ रहा है तो सोचिए, जब आपके पास पैसा आएगा तो क्या करोगे, मांग बढ़ाओगे, मांग बढ़ाओगे तो वस्तुओं की क्या होगी, कीमत बढ़ेगी। और धन आपूर्ति कब होती है, धन आपूर्ति नौकरी से भी हो सकती है, संपत्ति बेचने से भी आ सकती है, ठीक है ना, या फिर आपको बाजार से सस्ता ऋण मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये बाजार से अगर सस्ता ऋण मिल जाता है, सस्ता ऋण, तो उसकी वजह से ये आसान हो जाता है। यानी बैंक आपको सस्ता लोन देने लगे तो आप आराम से उधार लोगे, आराम से खर्च करोगे। क्लियर हो गया? अब यहीं पर बताइए, अगर हमको महंगाई को कंट्रोल करना हो तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, हमें इस ऋण को रोक देना चाहिए। सस्ता ऋण क्या करता है, बाजार में धन की आपूर्ति को बढ़ाता है, और धन की आपूर्ति मांग बढ़ाती है, मांग जो है महंगाई बढ़ाती है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? इसका मतलब है महंगाई रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सोचना, आरबीआई को क्या करना चाहिए, धन की आपूर्ति रोकनी चाहिए। क्या करना चाहिए, धन की आपूर्ति पर नियंत्रण लगाना चाहिए। सीधी सी बात, जब नियंत्रण लग जाएगा तो पैसा कम जाएगा, कम जाएगा तो कम सप्लाई होगी, कम सप्लाई होगी तो कम डिमांड होगी, कम डिमांड होगी तो महंगाई नीचे आ जाएगी। धन की आपूर्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। सेम इसी का उल्टा है आपका ये, सोचना, यहां पर मंदी कब होती है, जब आपकी मांग कम हो, ठीक। मांग कम कब होगी, जब धन की आपूर्ति कम हो, सोचिएगा। और धन की आपूर्ति कम हो कब होगी, जब आपका ऋण कैसा हो, महंगा हो, महंगा ऋण, ज्यादा ब्याज देनी पड़ रही हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पैसा कम मिलेगा तो कम खर्च करोगे, कम खर्च करोगे तो मांग कम होगी, काम कम होगी तो मंदी हो आएगी। तो मंदी को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आरबीआई को, सोचिए, इसके नियंत्रण के लिए, मंदी के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए,
आरबीआई को करना चाहिए, धन की आपूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए। धन की आपूर्ति में वृद्धि, और धन की आपूर्ति बढ़ेगी तो सस्ता ऋण हो जाएगा, सस्ता ऋण हो जाएगा तो धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी, धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो मंदी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस सारे काम के लिए ही इसका मतलब हो गया आरबीआई मुद्रा एवं साख की नीति के माध्यम से मंदी के समय में पैसे को बढ़ाता है और महंगाई के समय में पैसे को निकालता है। यानी कि इसके समय में वो क्या करेगा, आपका इसके लिए ऋण महंगा कर देता है, करना चाहिए। क्लियर हो गया? और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए वो क्या करता है, ऋण को सस्ता कर देता है। करना चाहिए, ये रहा एवरीबॉडी। तो बात समझ में आ गई? तो आरबीआई काम क्या है, महंगाई और मंदी को नियंत्रित करना। अगर मंदी आ गई है तो पैसा डालिए और महंगाई आ गई है तो पैसा निकालिए, बस इतना सा कंसेप्ट है दोस्तों। और इसके लिए ही सोचिए आरबीआई ये उपाय करता है, समझ लेना। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत वो क्या करता है, समझिएगा, महंगाई के समय पैसे को, सोचिए धन को निकालता है। ठीक है ना? यानी कि महंगा ऋण करता है, महंगा ऋण। और मंदी के समय में क्या करता है, मंदी के समय में पैसा डालता है। पैसा डालता है या डालना चाहिए, ठीक है ना? अर्थात ऋण को क्या करता है, सस्ता करता है। ऋण सस्ता होगा तो लोग उधार लेंगे, उधार लेंगे तो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो मांग बढ़ाएंगे, मांग बढ़ाएंगे तो मंदी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये काम करता है। तो मंदी के नियंत्रण के लिए, महंगाई के नियंत्रण के लिए चीज समझ में आ गई दोस्तों या नहीं आई अभी भी? यह है पूरी मौद्रिक नीति, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया दोस्तों मैंने। अब इसके लिए वो दो तरीके के उपाय करता है, एक ये करता है और एक ये। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि बाजार में पैसे की क्वांटिटी को कंट्रोल करना, सोचिएगा, ध्यान रखना। और गुणात्मक उपाय के अंतर्गत क्या करता है, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वांटिटी में क्या करता है, इसका मतलब है वह बाजार में मुद्रा की मात्रा का नियंत्रण करता है। सोचिएगा मुद्रा की मात्रा का नियंत्रण। और इसके अंतर्गत क्या करता है, इनके अंतर्गत करता है बैंकों की गतिविधियों का नियंत्रण। बैंकों की जो गतिविधियां होती हैं उनका नियंत्रण करता है आरबीआई, यानी कि इनकी गुणवत्ता का नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, कि कहीं उल्टा सीधा काम ना करें ये बैंक जो है। ये रहा। तो एक तरफ परमाणु गुणात्मक उपाय के अंतर्गत क्या करता है, उनकी क्वालिटी सर्विस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि अच्छे से काम करें। और इधर क्या करता है, परिमाण यानी कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा, तो मुद्रा की, धन की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मूलतः उपाय यही है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसी के अंतर्गत कई सारी चीजें होती हैं जो दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अच्छी बात है, सुना है तो और अच्छी बात है। इसके अंतर्गत होता है, आपने नाम सुना होगा, आरबीआई बैंक दर का उपयोग करता है, रेपो रेट का उपयोग करता है, रिवर्स रेपो रेट का उपयोग करता है, ठीक है ना? आपका CRR का यूज करता है, SLR का यूज करता है। ये आपके कंसेप्ट हैं। इसी में आपका एक और होता है OMO, खुले बाजार की क्रियाएं, OMO का उपयोग करता है। तो ये 5 से 6 चीजें हैं जिनका वो उपयोग करता है।
इन्हीं के माध्यम से पैसे को कंट्रोल करना, इसी के माध्यम से पैसे को डालना इसमें शामिल है। अब ये होते क्या क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आपका बैंक दर क्या होती है। सोचिएगा, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ये 6 चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा और मैं एक चार्ट में ही समझा दे रहा हूं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मंदी को नियंत्रण करना है तो इनकी या किसी एक की कीमतों को बढ़ाना पड़ता है। वो महंगाई को नियंत्रित करना है तो इसकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं, इनके रेट बढ़ाए जाते हैं, ठीक। और अगर मंदी को कंट्रोल करना है तो उनके रेट घटाए जाते हैं। ध्यान रखना, किसी एक के या सभी के। सोचिएगा, महंगाई के समय में इनके रेट बढ़ाए जाते हैं, रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, और मंदी के समय में इनके रेट घटाए जाते हैं। ये 2 मैंने एरो बनाए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। महंगाई में इनके किसी एक के या सबके रेट बढ़ाए जाएंगे और मंदी में इनके या सबके रेट घटाए जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रख लीजिएगा। अब ये होता क्या है ये आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। बैंक दर वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है, बैंकों को उधार देता है। इसका मतलब यहां पर RBI है, RBI पैसा किसको दे रहा है, बैंकों को। सोचिएगा, पैसा किसके पास चला गया, बैंकों के पास। अगर ये सोचिए बैंक दर बढ़ा दे तो बैंक पैसा ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, रेट ज्यादा हो जाए तो बैंक कम लेंगे, और बैंक कम लेंगे तो नेचुरल सी बात है कि फिर हमको कम देंगे, और कम देंगे तो हम कम खर्च करेंगे, इसलिए रेट बढ़ जाता है, इसका बढ़ाया जा सकता है, ठीक। रेपो रेट क्या होता है, बस इस ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष के हिसाब से चलता है, 1 वर्ष के लिए। ये क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ये भी सेम होता है, इसमें भी RBI अपना पैसा देता है बैंक को। ध्यान रखना, RBI पैसा बैंक को उधार देता है। फिर अंतर क्या है, बोले कि ये चलता है 1 दिन से लेकर के 14 दिन के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। 1 से लेकर के 14 दिन के लिए इस्तेमाल करने हैं तो हम रेपो रेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। क्लियर हो गया। तो यहां पर 1 साल के लिए बैंक दर का और 1 से 14 दिन के लिए रेपो दर का, इसका इस्तेमाल करते हैं, नाम अलग अलग है, चीज वही है, ठीक। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों तो वो हैं जिसमें बैंक हमको उधार देता है। क्या हम लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करते, और हम जब जमा करते हैं तो बैंक भी तो हमको ब्याज देता है कि नहीं देता है कि नहीं। वो जो उधार देता है सेम वही सेम चीज ये है, समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, वह दर जिस पर बैंक RBI के पास जमा करते हैं या उसको उधार देते हैं, 1 से लेकर के 14 दिन के लिए। सोचिएगा, अगर इस रेपो रेट का रेट बढ़ जाए तो बैंक, सोचिए, हमको उधार ना दे करके वो पैसा कहां दे आएंगे, RBI को दे देंगे। इसका मतलब हो गया इसमें RBI के पास, सोचिएगा, पैसा आता है बैंक से, ये देख लीजिएगा, इनमें RBI से बैंक के पास जा रहा है, RBI से बैंक के पास जा रहा है, इसमें बैंक से RBI के पास आ रहा है। रेट बढ़ा दीजिए तो नेचुरल सी बात है पैसा RBI के पास इकट्ठा हो जाएगा। यानी महंगाई में रेट बढ़ाने पर किसी एक का या सबका पैसा RBI के पास इकट्ठा हो जाता है, यानी पैसा वो निकाल लेती है बाजार से। CRR SLR क्या है, ये दोनों इमरजेंसी फंड है, आपदा फंड है। ध्यान रखना, कैश रिजर्व रेशियो,
इसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। इसमें क्या होता है कि यह आपातकालीन प्रबंध, आपातकालीन पैसा है। आपातकाल, सोचिए आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के लिए पैसा रखना पड़ता है। इसमें पैसा जो है, बैंक जो है अपना कुछ पैसा नगद में किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं, के पास जमा कर देते हैं। अब कर दो, ऐसा क्यों करते हैं? कल को कोई बैंक के पास में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बात आ जाए, तो बैंक की गारंटी कौन ले रहा है? आरबीआई। इसलिए आरबीआई जितना पैसा बैंक उधार देते हैं उसका 1% हिस्सा वो क्या करते हैं? अपने पास नगद रूप में जमा करवाता है कि भाई आप मेरे पास जमा कर दीजिए नगद रूप में कुछ हिस्सा, कि कल को तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम आई तो आरबीआई उसको हैंडल कर लेगा। इसी कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। ठीक, ये क्या है? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात, ये भी एक तरीके का इमरजेंसी फंड है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? बैंक अपने पास रखते हैं, अपने पास पैसा रखते हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन किस रूप में? तरल रूप में। और तरल रूप क्या है? ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है। तो इसमें आरबीआई के पास नगदी में रखते हैं और इसमें तरल रूप में अपने पास रखते हैं। इससे सोचिए अगर इन दोनों के रेट बढ़ा दिए जाएं तो, अगर सोचिए एसएलआर का रेट बढ़ा दिया जाए तो बैंक को अपने पास ज्यादा जमा करना पड़ेगा, कम उधार देगा बाजार में। इसका रेट बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारा पैसा जो है आरबीआई के पास इकट्ठा हो जाएगा, बैंक के पास कम हो जाएगा, बैंक के पास कम हो जाएगा तो कम उधार देगा। तो यानी कुल मिलाकर के इन पांचों चीजों का रेट बढ़ने पर पैसा बैंक के पास या आरबीआई के पास इकट्ठा हो जाता है, बाजार से निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, बाजार में पैसा नहीं आता फिर, इसलिए मंदी को कंट्रोल की, वो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? खुले बाजार की क्रिया है। खुले बाजार की क्रिया वो क्रिया है जिसमें आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करती है। सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करती है, कि खरीद बिक्री। सोचिएगा, अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का रेट बढ़ा दे तो सोचिएगा क्या होगा? लोग, बैंक ज्यादा खरीदेंगे, रेट बढ़ गया, ले लो भाई, हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है कि नहीं? नहीं। अगर इसका रेट बढ़ा देता है तो एक अलग चीज है, ये एक अलग कंसेप्ट है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, खरीद बिक्री करती है। इसमें क्या होता है? जब पैसा निकालना होता है, ध्यान रखना, इसमें जब आरबीआई को पैसा निकालना होता है तो सरकारी प्रतिभूतियों को वो क्या करती है? बेचती है। ध्यान रखना, महंगाई के समय में प्रतिभूति क्या करती है? आरबीआई बेचती है, बिक्री करती है, रेट बढ़ा देती है। इनकी कीमत बढ़ा देगी तो बैंक क्या है? सोचिएगा, आपकी सरकार की प्रतिभूति को खरीद लेंगे कि भाई ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो यार एक काम करो, खरीद लो। और मंदी के समय में सोचिए प्रतिभूति को खरीद लेती है, खरीदती है। इसका मतलब क्या है? उन्हें खरीद करके बैंकों को पैसा दे देती है, भाई ये पैसा पकड़ लो अपना, तो बैंकों को पैसा डाल देती है। सोचिए इसमें क्या होता है? इसका मतलब यह हो गया कि इसमें आरबीआई के पास पैसा आता है बैंक से और इसमें आरबीआई पैसा देता है बैंक को। ध्यान रखिएगा, यह है आपका कंसेप्ट। कुल मिलाकर के इन सब के रेट बढ़ाए या घटाए जाते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते कि मंदी को नियंत्रित करने के लिए या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इसके रेट बढ़ाएं और इसके रेट घटाएं। ऐसा नहीं होता, किसी एक का बढ़ाया जाएगा या सबका बढ़ाया जाएगा,
किसी एक का घटाया जाएगा या सबका घटाया जाएगा, यही कंसेप्ट होता है। ओके, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? और इसमें आरबीआई सामान्य तौर पर एक काम करती है जिसे हम कहते हैं, एक नाम और आता है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा का कंसेप्ट एक और आता है। इसके अंतर्गत आरबीआई सामान्य तौर पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का ही उपयोग करती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किया जाता है, का ही उपयोग करती है। क्यों? क्योंकि ये 14 दिन के लिए होते हैं, और अगर सोचिए एसएलआर, सीआरआर या बैंक रेट कर दिया जाए तो सालों के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा, या सालों के लिए बाजार में पैसा चला जाएगा, या आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा। जबकि बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, इसलिए आरबीआई क्या करता है कि केवल 14-14 दिन के हिसाब से अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है, 14-14 दिन के हिसाब से, और उसके लिए केवल यही दो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए तरलता समायोजन सुविधा इसको कहते हैं, जिसमें केवल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? अब इसमें आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि करंट में ये रेट क्या क्या है। कल की क्लास में बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आप लोगों का होमवर्क है ये, ठीक है ना? क्लियर हो गए? इसको जाकर के एक बार और देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं आए तो कल फिर पूछिएगा मुझसे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मुझसे पूछिएगा, डाउट क्लियर कीजिए किसी भी तरह से। लेकिन इससे आसान तरीके से समझना और कोई तरीका नहीं है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज आपको समझा दी है, और इसके साथ में अब आए हुए क्वेश्चंस को भी आपको लोग डिस्कस कर देता हूं, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। नंबर 1, आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, गार्जियन है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। बताइए कौन सा गलत है? आंसर है 1949। यह गलत है, क्योंकि स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में, और 1949 में क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसलिए यह पॉइंट गलत है। बाकी तीनों याद कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना? निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? 2008 का क्वेश्चन है। साख का नियंत्रण करना, मुद्रा एवं साख का विनियमन यानी कि नियंत्रण करना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में, बैंकों का बैंक के रूप में, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और साख सृजन करना, साख का निर्माण करना। यह पॉसिबल है? आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। आंसर है ये गलत है। साख सृजन नहीं करता, साख नियंत्रण करता है, ध्यान रखना, इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, ठीक। यह मौद्रिक नीति बनाता है और उसे लागू करता है, 2001 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में भारत के एजेंट के रूप में कार्य करता है, भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। कौन सा सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1 और 2, 2, 3 और 4, 3 और 4, उपरोक्त सभी। बताइए कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं? आंसर दे सकते हैं कि नहीं? आंसर डी, सभी सही हैं। एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ईच स्टेटमेंट, ठीक है ना? ध्यान रखना, और ये सब मैं करा चुका हूं आप लोगों को। आरबीआई निम्न में से किसके बदले मुद्रा का निगमन करता है? 2012 क्वेश्चन है, और ये पिछले क्लास में भी मैंने कराया हुआ था जब मुद्रा के बारे में पढ़ा रहा था।
किसके बदले में करता है? सोना, विदेशी प्रतिभूति, सरकार की प्रतिभूति, उपरोक्त सभी। बताइए। पहले आनुपातिक साख प्रणाली थी और अब कौन सी है? न्यूनतम साख प्रणाली। तो याद आ रहा है कुछ नहीं? जिन लोगों ने पहले क्लास की हुई है वो ध्यान रखें। चलिए, आंसर है डी, यानी सब कुछ चाहिए। इस समय सोचिएगा 200 करोड़ रुपए का फंड रखना पड़ता है, उसमें से 115 करोड़ का सोना और बाकी 85 करोड़ का ये। इस तरह से 200 करोड़ का हमको न्यूनतम भंडार रखना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व। यदि आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा, यानी कि इसके रेट घटाए जाएं तो बताइए बाजार में पैसा बढ़ेगा या घटेगा? बताइए, वृद्धि होगी, कमी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2008 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताइए, ये मैंने क्वेश्चन कराया, सोचिएगा। अगर मंदी है तो रेट नीचे आएंगे, नेट नीचे आएंगे तो पैसा बाजार में बढ़ेगा। इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए, पैसा बढ़ेगा। रेट कम हो जाएंगे तो बैंक उधार लेंगे, उधार लेंगे तो पैसा बाजार में बढ़ेगा, बाजार में बढ़ेगा तो समझ लीजिए यही तो है। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है, मंदी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। 2016 क्वेश्चन है। बैंक दर में वृद्धि करता है, सोचिएगा। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करता है। ये 2 है और ये 3 है और ये 4 पॉइंट है, ध्यान रखना। 2 3 4 इस तरीके से है। ये 2 नंबर है, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है। 2 3 4 सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है, खरीदता है। बताइए कौन सही है? 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। बताइए। इसके अनुसार देखा जाए तो ये होगा, हकीकत में आंसर ये नहीं है बल्कि 1 2 3 है। 1 2 3 ये नहीं है, ये चौथा नंबर है, ये नहीं है, ध्यान रखना। अगर सरकारी प्रतिभूतियों खरीदेगा आरबीआई तो पैसा बैंकों के पास जाएगा और बैंकों के पास जाएगा तो बैंकों में पैसा बढ़ जाएगा। बैंक सस्ता ऋण देंगे, सस्ता ऋण देंगे तो हम लोग ज्यादा उधार लेंगे, ज्यादा उधार लेंगे तो क्या होगा? चीजें डिमांड बढ़ जाएगी उनकी। सोचना। क्लियर हो गया? जबकि सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि का मतलब होता है इसको बढ़ाना, मतलब पैसा आरबीआई के पास या बैंक के पास जमा रखना। इसको बढ़ाने का मतलब है आरबीआई के पास जमा करना। इसका मतलब है आरबीआई के से कम उधार लेना। ये इसका कंसेप्ट है। तो मैंने पहले ही कहा कि मंदी के समय, मुद्रास्फीति के समय बढ़ाया जाता है और मंदी के समय क्या होता है? घटाया जाता है। समझिएगा, यह कंसेप्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। रेपो रेट विचारणीय होता है किस संदर्भ में? मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, श्रम नीति के अंतर्गत, जनसंख्या नीति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत विचारणीय होता है? बताइए। नेचुरल सी बात है, मौद्रिक नीति का हिस्सा है। ये रहा, किसका हिस्सा है? मौद्रिक नीति का। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्न में से कौन सा है? 2012 क्वेश्चन पूछा गया। यह अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, वह दर जिस पर वह उधार देता है, यानी कि अपनी जमा को संचित रखते हैं अन्य बैंक। नंबर 2, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, बैंकों के बैंक के रूप में ऋण देता है, यानी कि बैंक दर के रूप में। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। बताइए, सही कूट का चयन कीजिए, केवल 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2, 1 3 और उपरोक्त सभी। बताइए, क्या आरबीआई बैंकों के पैसे को अपने पास जमा करता है? बिल्कुल करता है, इमरजेंसी के समय के लिए, सीआरआर। ठीक ना? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है? बिल्कुल देता है।
वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देता है, बिल्कुल सलाह देता है। बैंकों का बैंक इसीलिए है, इसलिए आंसर क्या है? डी। और ये 2012 का क्वेश्चन है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हुए। अगली क्लास में हम इससे संबंधित और भी जो हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीजों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या क्या है, नई नई चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। लेकिन बस आप लोगों से एक ही शिकायत है, आप लोगों के देखते बहुत हैं लेकिन लाइक और शेयर कम करते हैं। क्या दोस्तों मुझसे या हम लोगों से कोई परेशानी है क्या? बताइए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारी चीजें करते हैं, इतना तो बनता है कि सभी लोग कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी करें। सभी लोग इतना, बस इतना सहयोग चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी तो हम कर रहे हैं आपकी सफलता के लिए, आपके साथ हमेशा। ठीक है ना? और बाकी किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप लोग मुझसे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा बार कोड है, सॉरी मेरा कोड है स्टडी IQ का, ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है, टेलीग्राम का। ठीक है, इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।